इंडिया में ना ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, हम भी काम कर रहे थे, लेकिन हम उतने चालाक नहीं थे। ये लोग ना चालाक, धूर्त और बहुत मतलब घटिया टाइप के थे। ये अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी कर सकते थे। हम भी व्यापार करते थे। हमारे शहर हुआ करते थे सूरत, हमारा एक शहर था मछलीपत्तनम, और एक हमारा शहर था, ये अभी दिमाग से निकल गया, एक छोटा सा नाम था, कलकत्ता तो बहुत बाद में बना, उससे पहले एक और शहर था, चलो याद आएगा तो बताऊंगी। इन्होंने सूरत की इंपॉर्टेंस घटा दी अंग्रेजों ने, जो हमारा मेन शहर था, और इसकी टक्कर में दूसरा बड़ा शहर क्या बसा लिया, मुंबई, क्योंकि दहेज में मिल गया फ्री, उसको डेवलप कर लिया। मछलीपट्टनम की जगह इन्होंने बसा लिया चेन्नई। चेन्नई तो नाम हमने दिया, उस टाइम पे इसका नाम था मद्रास, और अभी नहीं याद आया, यहाँ पे इन्होंने बना लिया था कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है। तो ये हमारे शहर हुआ करते थे। हमारा ढाका था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ना, वो पुराने समय में एक इम्पॉर्टेंट शहर था ढाका। ढाका का मखमल बड़ा फेमस था। तो ये हमारे लोकल शहर थे जहाँ खूब व्यापार करते थे हम, बहुत चीज़ें आती थी, बड़े मार्केट थे। इनको लगा कैसे इंडिया की चीज़ों को पीछे करना है, तो इन लोगों ने की टक्कर में उसके पास मुंबई डेवलप किया, मछलीपत्तनम की टक्कर में मद्रास, और ढाका की जगह कलकत्ता को मेन एरिया बना लिया। ध्यान से देखो, ये तीनों पानी से लगते एरिया हैं। पानी का जहाज आएगा तो सामान आसानी से उतरेगा और अंदर तक व्यापार करना आसान होगा। हमारे तीनों शहरों की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी और अपने 3 शहर इन लोगों ने बना लिए। आज तक तुम्हारे देश में 4 मेट्रोपॉलिटन जब गिने जाते हैं ना, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई या मद्रास की गिनती करते हैं। तो ये उनके टाइम में प्रोग्रेस हुई थी बेटा इन एरियाज में। इन्होंने सबसे पहले जब 1739 में हमारे देश की पोल पट्टी खुली, जब ईरान से आया ना शाह, कौन सा शाह, नादिर शाह, ईरान से अटैकर आया नादिर शाह, और इसने दिल्ली को लूटा और कई दिन तक रहा, जबकि दिल्ली में सोचो औरंगजेब का वंशज है और वो भाग खड़ा हुआ कि भैया जो लूटेगा लूट जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। वो इतना नालायक था कि उसने अपने, ये सच बात है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं बचाई। भैया क्या होते थे जो लोग राजा थे कि लड़ते मर जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी में जीते जी किसी को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ये इतना नालायक था मोहम्मद शाह रंगीला कि इसके टाइम पर ही अटैक हुआ और ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गया कि मेरा बचना जरूरी है, प्रॉपर्टी जाए भाड़ में। मतलब जो बाप दादा की इतनी बड़ी संपत्ति खाली कर गया। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, और दिल्ली अकेली को नहीं लूटा, दिल्ली में उस टाइम पे सबसे बड़ा किला हुआ करता था लाल किला। मैंने आपको पित्रादुरा शैली बताई होगी, कैसे वो बिल्डिंग बना के उसके अंदर वो ना, इस अपने साथ सारे बड़े बड़े कारीगरों को लाया। लाल किले में पित्रादुरा शैली थी। कभी घूमने जाओगे ना लाल किला, तो लाल किला किला ना बेसिकली एक चीज़ नहीं होती थी, किले के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स होती थी। तो उसमें कोई शाही खास बिल्डिंग जो होती थी, अब आप दिल्ली जाओ तो आपको दिखाई देगा, वहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं दीवान ए खास, उसमें खास आदमी बैठते थे। आज भी आप देखेंगे ना उसमें कोट कर रखे है, लेकिन वो गोल्डन पेपर है, उस जमाने में वो रियल गोल्ड था। तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का संगमरमर है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे से, अब तो वो लूट के ले गया, लेकिन उसका रेप्लिका टाइप में ना कुछ कुछ जैसे इस तरह का चिपका दिया जो देखने में वैसा ही लगता है। तो वो अपने इन लोगों को लाया और लाल किले की दीवारों में जो जड़ाऊ काम था ना, इनको उतार उतार के वो छेनी हथौड़े से और भर भर के अपनी बोरियां ले गया। कितने दिन तक सोचो इसके आदमी काम करते रहे। तब रंगीला को ये शर्म नहीं आई कि भाई मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, तो मैं कम से कम मरूंगा तो मर जाऊंगा, कम से कम बेइज्जती तो ना हो। आज सोचो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं कि ये बेशर्म था, ये निर्लज्ज था, इसको शर्म नहीं थी। हिस्ट्री में ऐसे नाम लिखा ना इसने अपना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में नादिर शाह दिल्ली आया, लाल किले को लूटा, और लाल किले में ना एक बहुत बड़ा, जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा बाग टाइप आता है, फिर अंदर जाते हैं तो अगर गाइड आप करेंगे बताएगा, एक दीवान ए आम एक जगह होती थी जहाँ राजा डेली बैठता था, और उसके बैठने का एक अलग सा स्पेशल एक जगह होती थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा ना सोफा सेट था बेटा, आज के घरों में जो सोफा सेट है, लेकिन ये राजशाही था। इसके ऊपर जैसे ऐसे छतरी से लगी हुई थी, उसके नीचे बहुत बढ़िया बैठने का सेट। तो उस सेट को कहते थे मयूर सिंहासन, उसी को कहते थे तख्त ए ताऊस। तुमने नाम सुना होगा, तख्त ए ताऊस, इसी को कहते थे मयूर सिंहासन।
क्यों कहते थे मयूर सिंहासन? इसकी जो शेप थी ना पीछे, वो देखने में मोर टाइप की थी, जैसे मोर बैठा हुआ हो। तो उसमें जड़ाऊ काम था, बेशकीमती हीरे लगे हुए थे इसके सोफे में जिस पे ये बैठता था। तो उस सोफे को उठा के यहाँ से ये नादिर शाह ले गया। ये इतना भारी भरकम सोफा नादिर शाह अपने देश ले गया। और इसके अलावा इसके पास वो एक हीरा था ना हमारा फेमस कोहिनूर हीरा, वो भी यही ले गया। कोहिनूर की भी ढेर कहानियां, पता नहीं कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी। तो कोहिनूर हीरा जो है वो हमारे देश की तेलंगाना, जो आज एक राज्य है ना, इसकी खदान से निकला था, तेलंगाना की खदान से। कभी बहुत पहले तो एक राजा था, कोई इंडियन राजा, उसने ये गिफ्ट दिया था। कोई कहते हैं डर के मारे दिया था, कोई कहता गिफ्ट दिया था। उसने ये गिफ्ट दिया था अलाउद्दीन खिलजी के खास आदमी को, मलिक काफूर को। मलिक काफूर बहुत ताकतवर सेना लेके दिल्ली से दक्षिण भारत गया अटैक करके उनको लूटने के लिए। तो उसने एक तरह से हार मान ली, हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई ये मेरी तरफ से, मैंने आपकी अधीनता मान ली, ये गिफ्ट कर देना अलाउद्दीन को दिल्ली जाके। तो साउथ इंडिया के तेलंगाना के एरिया की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा, जिसको मलिक काफूर नाम का एक आदमी दिल्ली लाया था और उसने ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं, 13वीं शताब्दी की। फिर घूमते 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 वो पता नहीं कहाँ कहाँ से फाइनली हमने देखा शाहजहां के ने अपने दरबार में अपने पास रखा हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसको लूट के कौन ले गया? नादिर शाह। और इसने दो इंपॉर्टेंट चीजें लूटी, एक तो कोहिनूर हीरा और एक ये सिंहासन तख्त ए ताऊस, जिसका एक नाम क्या है? मयूर सिंहासन। कहते हैं ये उस टाइम का सबसे सुंदर बैठने का एक सिंहासन था और इसको डिजाइन किया था बे बादल खान ने। बे बादल खान इस आदमी का नाम था जिसने इसको डिजाइन किया था। तो यहाँ से ये सब लूट के गया तो अंग्रेज देख रहे थे, अंग्रेज लेकिन चुपचाप बैठे थे क्योंकि उनको इंडिया अपना नहीं लगता था। उन्होंने जब ये सब देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि अगर शाहजहां के बनाए इस तख्ते ताऊस को और कोहिनूर हीरे को ये औरंगजेब के वंशज नहीं बचा पाए तो फिर तो कोई भी आए लूटे। 1739 के बाद इनकी हिम्मत बढ़ी और 1757 में BEIC ने एक खुली चुनौती दे दी बंगाल की तरफ के राजा को। बंगाल का नवाब हुआ करता था। बंगाल को कहते हैं कामधेनु गाय थी बंगाल। कामधेनु गाय समझते हो? कई लोग ना देखना ये जो होते हैं ज्वेलरी वाले, जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, इन पे ना चांदी की गाय सी रखी होती है, कभी तुमने ध्यान दिया हो तो। एक तो वो होती है जो दान वाली है, वो नहीं, चांदी की गाय। कई लोग एक दूसरे को चांदी की गाय भी गिफ्ट करते हैं, भैया जिनके पास पैसा है, या सोने की करता हो तो मुझे नहीं पता। तो चांदी की गाय जो बनती है वो कामधेनु गाय की पिक्चर होती है। कामधेनु गाय के बारे में प्रसिद्ध है कि आप जो मांगेंगे कामधेनु गाय उसको पूरा कर देगी। तो बहुत लोग अपने घरों में कामधेनु गाय भी रखते थे उस जमाने में। तो बंगाल को कहा गया कामधेनु गाय। इसका मतलब जो बंगाल में जाके इच्छा करोगे वो पूरी होगी। आदमी को किस चीज़ की इच्छा? पैसे की। यानी इतना पैसा है बंगाल में, इतना रिच है यहाँ के लोग कि आप जैसा चाहोगे वैसा यहाँ से पा सकते हो। ये फेमस था कि बहुत रिच है बंगाल। अब बंगाल नज़र में आ गया BEIC के, तो इन्होंने बंगाल के नवाब, जिसका नाम हुआ करता था सिराजुद्दौला, इसके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया और इसके सबसे खास आदमी को खरीद लिया जिसका नाम था मीर जाफर। ये इंडिया में सबसे पहला गद्दार था जिसने इंडिया के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। इसका भुगतान हम लास्ट तक भुगते। हम 200 साल हमने जो किया ना, उसमें सबसे पहला जो था जड़ काटने का काम वो इसने किया। मीर जाफर ने गद्दारी करनी मंजूर कर ली सिराजुद्दौला के साथ। और किसके साथ अपनी वफादारी दिखा रहा है? BEIC। BEIC को इससे कोई लगाव नहीं था, उसने इसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और एक युद्ध की बातचीत शुरू हो गई जिसमें एक तरफ बहुत ताकतवर बड़ा नवाब की सेना और एक तरफ बिल्कुल छुटकू सी सेना BEIC की। नवाब की सेना में बहुत ज़्यादा आदमी थे, बहुत ज़्यादा हाथी और सब कुछ। हम तो जैसे हम इंडिया में देखें तो हम बहुत समृद्ध और अमीर टाइप के राजा थे हमारे। BEIC का मजाक टाइप की सेना थी। कोई तो कहता है कि 3000 थे, कोई कहता है 300 ही थे बस, उसके 50,000। 300 आदमी किसी भी तरह से, या 3000 भी आदमी 50,000 के सामने कैसे टिकेंगे? इम्पॉसिबल है ना। अगर थप्पड़ 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 भी मारें तब भी नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर नहीं आएगा। तो 300 आदमी कैसे लड़ सकते हैं? तो इसीलिए ये दिखता था कि ये तो हारेगा। नवाब पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये मच्छर टाइप के लोग आ गए और हम तो वैसे ही इतने बड़े नवाब हैं। लेकिन बेटा जब इसने नवाब ने अपनी फौज को आदेश दिया ना कि आक्रमण, तो कोई भी नहीं हिला। वो 50,000 में से एक सिंगल आदमी नहीं हिला। इसको लगा इनको शायद सुना ही नहीं आया। इसने पीछे मुंह करके फिर कहा आक्रमण, कोई भी नहीं हिला। फिर इसकी समझ में आ गया कि मेरी सेना बिक गई। एक्चुअल में इस सेना को
क्योंकि लीड जो कर रहा था वो कौन था, मीर जाफर। और उसने पहले ही कहा था जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा राजा कुछ भी कहता रहे तुम्हें नहीं काम करना। सारी सेना सेनापति के अंडर ही तो काम करती है ना। तो मीर जाफर के बिना इशारे के कोई हिला ही नहीं। इस बात को नवाब ने फील कर लिया कि गद्दारी कर गया मीर जाफर। खैर क्या बिगड़ना है, 300 आदमी क्या बिगाड़ेंगे। और ऐसे कुछ खास आदमी बेटा हर राजा रखता था, बहुत क्लोज वाले। तो राजा की ये हरकत देख के पीछे की जो इसके बहुत खास से आदमी थे उन्होंने इसको घेर लिया और कहा तुरंत निकलते हैं सर यहाँ से। इसको लेके वहां पहुंचे। इसको ये बात विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इस तरह से कोई गद्दारी कर सकता है। विदेशियों के साथ जाके मिल गया, कोई पड़ोसी राजा के साथ मिले समझ में आता है, विदेशियों के साथ जब ये घर गया ना तो मीर जाफर पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था कि शायद राजा भागेगा। हर आदमी अपनी जान बचाता है। तो उसने अपने बेटे को पहले से कह रखा था कि जब ये आएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भैया घर ही जाएगा महल में। यहाँ का जहाँ दरवाज़ा खुलता है दरवाजे के पीछे से इसका बेटा पहले से तैनात था तलवार लेके, क्योंकि या तो वहां मारा जाएगा नहीं तो घर आएगा घर तू मार देना। अब जब उसने एंट्री की उसको आइडिया भी नहीं था कि भाई मतलब घर में भी कोई इस तरह का चोर बैठा होगा। वो जैसे ही दरवाजे से आगे गया मीर जाफर के बेटे ने एकदम से उसका सर कलम कर दिया। सिराजुद्दौला बस कहते हैं प्लासी की लड़ाई, एक्चुअल में कोई लड़ाई हुई नहीं थी। इस तरह से आपके देश का पहला गद्दार आदमी अपनी गद्दारी के चलते इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान करवा देगा। मीर जाफर का सपना क्या था कि नवाब मर जाए, ये BEIC जीत जाए तो BEIC मुझे क्या बना देगी, नवाब। लेकिन ये भूल गया कि BEIC को नवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसे से मतलब है। BEIC ने इसको बना दिया नवाब और फिर कहा कठपुतली की तरह काम करना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो देना पड़ेगा। रोज इसके पास जाके बड़ा अफसर